Good morning students. वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम 12th बायोलॉजी के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, लास्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा, एक दो पॉइंट मैंने नोट भी करवाए आप लोगों को। आज उन पॉइंटों को थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए, कुछ एक पॉइंट्स को और ऐड करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर कुछ एक बेसिक करैक्टर्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है उन चीज़ों की। जैसे कि कोई प्रोसेस भी हो सकता है, कोई ऑर्गन्स भी हो सकता है, तो वो क्या है, बेसिक नीड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए। तो आज उन बेसिक नीड्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेटा इनके अंदर आता है बेसिक करैक्टर्स में, वो अपना पॉइंट आएगा पेरेंट्स। ठीक है बच्चा, क्या आता है, पेरेंट्स आता है। तो पेरेंट्स के केस में हम क्या लिखेंगे, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द ऑर्गेनिज्म which are available for gametes formation, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है या गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म बच्चा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने वाले हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जिनसे नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं, जिन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले पिक करते हैं, जिनको लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये अपने बेसिक करैक्टर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट था, पेरेंट्स। क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज हम, बेसिक करैक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बेसिक करैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा फर्स्ट पॉइंट जो अपना था, पेरेंट्स। ठीक है बच्चा, पेरेंट्स क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए, या फिर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल या फिर विच आर अवेलेबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन फॉर फर्टिलाइजेशन, जो एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सेलेक्ट किए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, पेरेंट्स बोला जाता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा, पेरेंट्स के बाद आता है बच्चा सेक्स ऑर्गन। ठीक है बेटा, सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसमें अपने को क्या लिखना है, दीज आर द ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स which are responsible for the formation of gametes। ठीक है, इन जैसे कि अपन ह्यूमन के केस में बात करें तो मेल सेक्स जो ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन, तो मेल सेक्स ऑर्गन बेटा ह्यूमन के केस में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल के केस में क्या होता है, ओवरी
देखो बेटा, यहाँ पे आपके मन में शायद कुछ एक क्वेश्चन और भी उठ रहे होंगे कि सर मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर तो पेनिस भी आता है, वैसा डिफेंस भी आता है। तो बेटा वो क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जहाँ से आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है तो वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चा, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मेल के केस में अपन ने बात कर ली कौन होता है मेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस होता है। और फीमेल के केस में ऐसे ही कौन रेस्पॉन्सिबल है, ओवरी, जिसके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो ऑर्गन्स और भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है उन्हीं को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या होता है, टेस्टिस, एंड फीमेल के केस में ओवरीज होता है। तो ये क्या है, सेक्स ऑर्गन्स हैं जो गैमेट बनाते हैं और गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्दर प्रोसेस आगे फॉलो करती है और लास्ट में जाके एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसमें अपना सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया सेक्स ऑर्गन। बेटा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा गैमेट्स का। किसका, गैमेट्स का। गैमेट से पहले जैसे गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें सेल डिवीज़न की प्रोसेस फॉलो होती है बेटा, और सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस फॉलो होती है उनमें हमने बेसिकली जो अब देखते हैं तो सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इसके केस में जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो अल्टरनेशन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के बिहाफ पे होता है। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ बेटा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी मैंने जो आपको बताया कि सेल डिवीज़न 2 तरह का देखने को मिलता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो होता है बेटा, एक तो मियोसिस होता है, एक माइटोसिस। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। देखो बेटा, मियोसिस जो टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार टेक प्लेस करता है, ठीक है। इट अकर्स वंस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इट अकर्स वंस during gamete formation, gametes formation, ठीक है बेटा। ये जो मियोसिस प्रोसेस है सेल डिवीज़न का, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ एक बार टेक प्लेस करता है। वो क्यों होता है, किस लिए इसकी नेसेसरी क्यों ज़रूरत है? तो बेटा जो सेल टाइप ऑफ डिवीज़न है मियोसिस, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो ये पेरेंट्स के क्रोमोसोम से हाफ कर देता है। क्योंकि जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। हैप्लॉइड होते हैं जिनके अंदर पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे हाफ होते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है उनके क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, मियोसिस के ऊपर करता है। ये क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन रखता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। जैसे हैप्लॉइड्स हैं, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड बनता है, सेक्स सेल जो होती हैं उन्हें गैमेट्स बोलते हैं बेटा। वो क्या होती हैं, हैप्लॉइड्स होती हैं। उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर से हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी सेल जो गैमेट्स हैं इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो डबल हो जाते हैं। मान लो, गैस कीजिए आप लोग, अगर मियोसिस नहीं टेक प्लेस करे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा हो और मियोसिस ना हो तो क्या होगा। जैसे क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन के केस में हम बात करते हैं तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मान लो गैमेट बने एक मेल के अंदर और उसमें मियोसिस का फेलियर हो गया, मियोसिस टेक प्लेस नहीं किया, और गैमेट्स के अंदर कितने चले गए, 46 चले गए। अब मान लो एक नॉर्मल फीमेल है, उसके अंदर तो प्रोसेस हो रहा है, अच्छे से फॉलो कर रहा है, मियोसिस भी हुआ, उसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे फीमेल में तो वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है। यहाँ से जो मेल है इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हैं क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन जब इन गैमेट्स का होगा तो क्या बनेगा, एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, डबल होने थे 43 से क्या होता 46 हो जाता, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे, 69 हो जाएगा। तो ये क्या है, अपने आप में एक एबनॉर्मलिटीज़ का सिंबल है। तो यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी जो एक ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इसीलिए मियोसिस होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पे, जो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को पेरेंट से
हाफ कर देता है। तो इसीलिए मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है, मियोसिस टेक प्लेस करता है। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बेटा वहाँ आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, क्योंकि माइटोसिस का एक दूसरा नाम भी है, आपको ध्यान हो तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम इन द डॉटर सेल। जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के अंदर हैं वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ ऐसा कोई रिडक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जब वो फर्टिलाइज करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन के क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होते हैं। जब उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा, म्यूसिस टेक प्लेस करेगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर कितने चले जाएंगे, 23 अगर म्यूसिस अकर होगा तो। ठीक है, ये एबनॉर्मलिटीज़ के केस में। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल है, 46 था, कितने हो गए, हाफ 23। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है जो देखने को मिलती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। किसकी वजह से, म्यूसिस की वजह से। ठीक है बच्चा, समझ में आया म्यूसिस के बारे में, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम के दौरान। ठीक है बच्चा, चलो अब आगे मूव करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। चलो बेटा, अभी हम बात कर रहे थे म्यूसिस की, जो एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन था। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है बच्चा इसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है गैमेट्स का। गैमेट्स, देखो बेटा, गैमेट्स की फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, और वो गैमेट्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्या होते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होता है बेटा, ये इट इज़ ए सेक्स सेल which are haploid and responsible for fertilization। ठीक है बेटा, गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल होता है जो हैप्लॉइड होती हैं, क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। गैमेट्स की बात करें बेटा, मेल के अंदर गैमेट्स, जो ह्यूमन मेल होता है, ह्यूमन मेल के अंदर, ह्यूमन मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म। एंड फीमेल, ह्यूमन फीमेल के केस में गैमेट को क्या बोला जाता है, एग। क्या बोलते हैं, एग। ये क्या है, हैप्लॉइड सेल है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। एक ह्यूमन बींग्स के, जैसे मेल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इसके गैमेट्स के अंदर रहेंगे, एग सेल, सेक्स सेल के अंदर, तो वो कितने रहेंगे, उनके नेचुरल जो सेल्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की, उनके हाफ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का देखने को मिलेगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो गैमेट्स समझ में आया। चलो गैमेट से आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मियोसिस का हुआ, मियोसिस टेक प्लेस करता है, सेल डिवीजन। सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा, सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग सेपरेट सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर बात कर ली हमने गैमेट्स के बारे में। गैमेट्स क्या हैं, सिंगल सेल हैप्लॉइड है, जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करें इन केस ऑफ मेल, मेल के अंदर जो गैमेट्स होता है, मेल के अंदर जो गैमेट होता है ह्यूमन के केस में, वो हमें स्पर्म देखने को मिलेगा जो हैप्लॉइड है। फीमेल के केस में जो ह्यूमन बींग्स है उसमें गैमेट एग होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, गैमेट्स बन गया, गैमेट्स के बाद बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस in which male and female gametes fuse with each other and form
जायगोट। ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट क्या है बेटा, 2n होता है 2n यानी कि डिप्लॉयड, क्योंकि इसके अंदर जो हमने बात किया अभी गैमेट्स के अंदर जो गैमेट सेल्स होती हैं, सेक्स सेल, वो हैप्लॉइड होती हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है पेरेंट्स से। तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है मेल एंड फीमेल गैमेट्स में, जब दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आ जाएंगे, इसके अंदर डबल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये डिप्लॉयड सेल जायगोट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अभी हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, तब तक आप आगे इस चीज़ को देखिए समझिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अपना फर्टिलाइजेशन जो पॉइंट हुआ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो बुक में गिवन है बेटा, जुवेनाइल फेज के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जाइगोट मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, लास्ट जो अपना पॉइंट चला हुआ था लास्ट फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या होता है बेटा, एक सिंगल सेल होता है जो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड इन करेक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर क्या होता है, डबल होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर डिवीजन से नंबर ऑफ डिविजन्स विल अकर एंड देन इन इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, और एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के अंदर रिपीटेड डिवीजन होता है, जैसे मोरूला बनेगा वुमन के केस में अगर बात करें, तो जाइगोट जब बनता है तो सिंगल सेल होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, और वो रिपीटेड डिवीजन के बाद, जैसे वो पहले मोरूला बनाएगा 8 सेल स्ट्रक्चर, फिर ब्लास्टुला, ठीक है, तो ऐसे उसके जो डिविजन्स हैं वो रिपीटेडली होते रहते हैं और लास्ट में एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो होता है जाइगोट के केस में। अगर आप लिखना चाहो तो बेशक लिख लीजिए, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज़ ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर which is contain double number of chromosome यानी कि डिप्लॉयड इन इट, इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन will occur and a new organism is formed। ठीक है, ये आप जाइगोट के बारे में लिख सकते हो। इट इज़ ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है। इन इट रिपीटेड डिविजन्स विल अकर, बार बार इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, एंड ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बेटा, ये था जाइगोट के बारे में। अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट दिया हुआ है वो है जुवेनाइल फेज। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फेजेस हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे टेक प्लेस करती हैं। उनमें से कुछ फेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ आपको टर्म्स भी मिल सकते हैं, जैसे जाइगोट हो गया, गैमेट हो गया, सेक्स ऑर्गन हो गया। तो उनमें से अपना जो आपका जो पॉइंट चला हुआ है नेक्स्ट जाइगोट के बाद, वो आता है जुवेनाइल फेज़। तो बेटा ये जो जुवेनाइल फेज़ है, जैसा कि आपको फेज़ से शो हो रहा होगा, फेज़ मतलब टाइम पीरियड, एक पीरियड होता है। तो जुवेनाइल फेज़ के केस में हम बात करें तो ये वो टाइम पीरियड है बेटा जो रिप्रोडक्शन करने से पहले, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होती है उससे पहले का जो फेज़ होता है, फ्रॉम जाइगोट टू प्री रिप्रोडक्टिव फेज़, क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज़ कहलाता है। यानी कि जाइगोट जब होगा, यानी कि एक नया अर्लियर इंडिविजुअल जो नया अभी फॉर्मेशन हुआ है जिसका, वो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब तैयार नहीं होता, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, सेक्स ऑर्गन्स उसके डेवलप होते हैं, और जब वो अच्छे तरीके से सेक्स ऑर्गन उसके डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन शो करना स्टार्ट करता है। तो उससे पहले का जो पीरियड है, नॉन रिप्रोडक्टिव जो फेज़ होती है, उस नॉन रिप्रोडक्टिव फेज़ को जुवेनाइल फेज़ बोला जाता है। क्या कहते हैं, इट इज़ ए
नॉन रिप्रोडक्टिव फेज which start from zygote to रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, यानी कि ये वो टाइम पीरियड होता है, वो समय होता है जो कब से शुरू होता है, जाइगोट से। जैसे जाइगोट बना वहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और कब तक का, रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुँचने से पहले का या बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। और उसी नॉन रिप्रोडक्टिव फेज को क्या बोला गया है, जुवेनाइल फेज कहा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ से समझ में आया जुवेनाइल फेज क्या होता है। चलो आई होप आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाय द वे मेरे नंबर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चा, अब अपना जो लास्ट में 2-3 पॉइंट बचे हैं बेटा, मैं उनको थोड़ा सा कंबाइनली पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा चला जाएगा इस टॉपिक पे अपना वीडियो। तो बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है स्लोअर प्रोसेस, जो अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। स्लोअर प्रोसेस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो स्लोअर प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप कॉमनली बात कर लें कि ह्यूमन के अंदर जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन में लगभग 9 मंथ का टाइम पीरियड लगता है। लेकिन इन केस ऑफ अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो प्रोसेस होती है रैपिडली होती है, बहुत ही कम समय में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन उस चीज़ के बेनिफिट भी हैं तो हार्मफुल इफेक्ट भी है, क्योंकि अगर इतना स्पीड से अगर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी तो ओवर क्राउडिंग भी हो जाएगा। तो वही है ना, हर चीज़ का बेटा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो उस चीज़ का अगर बेनिफिट ये है कि हम जल्दी से किसी चीज़ को ग्रो करवाएं या नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करें तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रोसेस के स्पीड अप चलता रहा तो क्या होगा, क्राउडिंग बढ़ जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, आपस में उसमें कंपटीशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो वो चीज़ें हार्मफुल हैं तो बेनिफिट भी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्लोअर प्रोसेस की। स्लोअर प्रोसेस क्या है बेटा, जो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो टाइम कंज्यूम होता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है जिससे एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद आप वैसे ही थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है बेटा, अल्टरनेशन ऑफ फेजेस। अल्टरनेशन ऑफ फेज, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ फेज का मतलब क्या है बेटा, जो फेजेस हैं, जैसे इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग जब हम गैमेट फॉर्मेशन की जर्म मदर सेल से करते हैं, जर्म सेल से गैमेट फॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो जर्म सेल है उसके अंदर क्या होता है, 2n होता है। जर्म सेल क्या होती है, 2n होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, म्यूसिस होगा। ठीक है, म्यूसिस हुआ, फिर क्या बना, n हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अल्टरनेशन ऑफ फेजेस हो गया, पहले माइटोसिस होगा फिर म्यूसिस होगा। जैसे यहाँ पर माइटोसिस हुआ, फिर क्या हुआ, म्यूसिस हुआ, फिर माइटोसिस हुआ, यानी कि एक के बाद एक दूसरा, यानी कि 1 बाय 1 करके अल्टरनेशन, अल्टरनेट मैनर में जो फेजेस होती हैं उनका फ्लो होता है, टेक प्लेस होता है। पहले माइटोसिस हुआ, फिर म्यूसिस हुआ, फिर दोबारा से माइटोसिस हो गया। तो ये चीज़ें क्या हैं, अल्टरनेशन ऑफ फेजेस हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ फेजेस विल बी सीन, आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट था। थर्ड अपना जो पॉइंट है वो है वेरिएशन। वेरिएशन देखो बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सबसे बड़ा कारण है, रीज़न है कि ये वेरिएशंस को क्रिएट करता है। जब भी दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स आपस में मिक्सअप होते हैं और एक नया करैक्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक नई वेरिएशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो वेरिएशंस क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो वेरिएशंस जैसे म्यूसिस होगा तो म्यूसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं
क्रोमोसोम्स आपस में अपनी आर्म्स को क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो इन दोनों क्रोमोसोम्स के करैक्टर्स अलग अलग हैं, तो ये आपस में मिक्स होकर एक नए क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक वेरिएशंस को क्रिएट कर देंगे। वो वेरिएशंस क्या रहेगी, ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिटेड रहेगी, उनके लिए यूज़फुल होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर अगर वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं तो वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कंडीशन अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इसीलिए वेरिएशंस को एक बहुत ही अच्छा करैक्टर्स बताया गया है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगर वो एक बेटर वे में इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए वेरिएशंस उसको बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएशंस रहेंगी तो बेटा इवोल्यूशन के चांसेस भी होते हैं, एक नया इंडिविजुअल बन के आएगा, एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी जो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं कह सकते तो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा अपने पेरेंट्स से, और वो क्या होता है उसके लिए बेनिफिट यूज़फुल होता है इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो बेटा ये जो पॉइंट्स थे ये सारे अपने रिलेटेड थे बेसिक करैक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, मतलब ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक बातें थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे जो अपने वाहे, यानी कि जो नेक्स्ट अपना पॉइंट दे रखा है बेटा वो है वाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में बेटर क्यों माना जाता है। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।